हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर देख लिया कि किस तरह से हम क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। ECMA स्टैंडर्ड ने डिफाइन किया कि किस तरह से आप जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास डिफाइन कर सकते हैं और क्लास का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। ऑब्जेक्ट इसलिए बनाना है क्योंकि हम लोग क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, जो मेथड्स हैं, उनको हम लोग एक्सेस नहीं करवा सकते डायरेक्टली। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अब ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमने चेक किया कि किस तरह से वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। हमने कोई मेथड या फंक्शन जो बनाया है क्लास के अंदर, वो कैसे हम लोग एक्सेस करवा सकते हैं, वो भी हमने देख लिया पिछले वीडियो के अंदर। अब हमें क्या करना है, अब हमें सीखना है कि क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर होते हैं वो क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है किस टॉपिक पे, कंस्ट्रक्टर पे और डिस्ट्रक्टर पे। डिस्ट्रक्टर के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि वो चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मतलब ये कि मैं पहले डिस्ट्रक्टर की अगर बात कर लूँ तो होता ये है कि वो अवेलेबल नहीं है हमारे ECMAScript के अंदर। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग करेंगे नहीं कुछ भी अभी के लिए। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर है पहले हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। अब कंस्ट्रक्टर है क्या? कंस्ट्रक्टर एक टाइप की मेथड है, एक फंक्शन है कि जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिक वो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है। अब कैसे कर देता है? तो जब भी आप क्लास बनाओ तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखना है। कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब कंस्ट्रक्टर जैसे ही मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉलिंग कंस्ट्रक्टर, console यहाँ पे करवा दिया। अब देखिए पिछले वीडियो में ही हमने यहाँ पे क्लास का जो ऑब्जेक्ट था वो इस लाइन में बनाया था और दोबारा भी मैंने सेम क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट भी बनाया था। यहाँ पे चल के मैं रिफ्रेश करूंगा मेरे पेज को तो यहाँ पे देखिए कॉलिंग कंस्ट्रक्टर आ रहा है और यहाँ पे भी कॉलिंग कंस्ट्रक्टर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ये गेट टोटल वाला मेथड जो था वो मैंने यहाँ पे गेट टोटल वाला मेथड एक्सेस किया है, वैसे आप देखो कहीं पे भी मैंने ये कंस्ट्रक्टर का जो मेथड है वो कहीं पे भी एक्सेस किया है, ऑब्जेक्ट के अंदर से नहीं किया है। फिर भी हमारा कॉलिंग कंस्ट्रक्टर जो है वो आ रहा है। तो कैसे आ रहा है? देखिए दो बार आ रहा है, तो बता रहा हूँ। पहली बार हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमारे क्लास का और दूसरी बार हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमारे क्लास का। दोनों बार हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और कंस्ट्रक्टर का काम यही है, जितनी बार जब जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे सबसे पहले वो हिट करेगा कंस्ट्रक्टर को। सबसे पहले कॉल होगा आपका क्लास का कंस्ट्रक्टर, अगर आपने लिखा है तो। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ मैं पेज को, तो देखिए नहीं होगा, कुछ भी नहीं। जो भी आपने ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टीज एक्सेस की है सिर्फ वही कॉल हो रही है। जब भी आप कंस्ट्रक्टर लिखोगे और ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ऑटोमेटिक आपका कंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ पे कॉल करेगा आपका ये ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्टर और कुछ भी नहीं है। वन काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि एंट्री पॉइंट है। जब भी आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे तो क्लास में जब एंटर करोगे तो उसका एंट्री पॉइंट होगा आपका कंस्ट्रक्टर। वो बाय डिफॉल्ट पहले ही कॉल हो जाएगा अगर आपने उसमें लिखा है तो। समझ गए? अब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि क्लास का नेम हम लोग इस तरह से लिखते हैं क्लास कीवर्ड के साथ, लेकिन जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम लोग पीछे उसके ब्रैकेट्स लिख देते हैं इस तरह से। तो मैंने उस वक्त बोला था कि उसका जो रीजन है वो अब यहाँ पे मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे हम लोग उस पे काम करते हैं। तो हमारी कहानी पे चलते हैं। कहानी के अंदर जो हमारे डेवलपर को कंफ्यूजन हुआ था कंस्ट्रक्टर क्या है, वो ECMA स्टैंडर्ड ने इस तरह से दिखाया। अब क्वेश्चन ये उसको हुआ कि भाई ब्रैकेट्स क्यों करते हैं क्लास के नेम के बाद जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो क्योंकि हमने तो क्लास का नेम ऐसे ही लिखा है, उसमें तो कोई ब्रैकेट है नहीं, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट्स क्यों करवा रहे हैं? तो ECMA स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई
आप कोई भी टेक्नोलॉजीज में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसमें अगर आप क्लास बनाओगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ये बनाना है। क्यों है उसका रीजन? क्योंकि अब मान लीजिए कि मुझे ये चाहिए कि ये जो मेरा नेम मिहिल मैंने यहाँ पे लिखा था, अभी आप देख सकते हो आउटपुट में मुझे मिहिल दिख रहा है। चलिए यहां तक तो क्लियर। मान लीजिए कि ये मिहिल जो है वो डायनेमिक होना चाहिए। जो भी पैरामीटर मैं पास करूं वो वाला नाम मेरा ये वेरिएबल में सेट होना चाहिए, नेम वाले वेरिएबल में। तो बोले वो कैसे करेंगे? तो बोले इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट्स कर सकते हो आप और यहाँ पे पैरामीटर पास करो, जैसे कि मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ कुछ भी रोहित करके मैंने कोई नाम यहाँ पे पास। तो बोले अब ये रोहित वाला जो पैरामीटर है वो जाएगा कहाँ से, कैसे एक्सेस करेंगे? अब आप फ्लैशबैक में हम लोग चले तो यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया था, क्लास के अंदर भी फंक्शन है और ऑब्जेक्ट से हमने उस फंक्शन को कॉल करवाया। क्लास के अंदर जो फंक्शन है वो दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन कॉल किया है वो भी दो पैरामीटर हमने पास किए। तो ये 20 और 50 हमें ए और बी में मिल जाएंगे और उस हिसाब से हमारा फंक्शन चलता है। तो ये हो गया हमारा पैरामीटराइज फंक्शन। ठीक उसी तरह से हमारा चलता है टेस्ट क्लास में, जब पैरामीटर पास करेंगे हमारा तो वो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट करेगा। ध्यान रहे जब भी आप क्लास में ब्रैकेट्स के अंदर जो पैरामीटर पास करोगे वो सेम पैरामीटर आपका कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूं अब एफ नेम करके मैंने कोई पैरामीटर वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया है एफ नेम। तो अब होगा ये कि जो ये रोहित पैरामीटर है वो एफ नेम को असाइन हो जाएगा। मतलब आपकी ये जो लाइन है वो कुछ इस तरह से बनेगी, कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से कुछ होगा आपका रोहित, ऐसे। ये रोहित जो पैरामीटर आपने पास किया वो कंस्ट्रक्टर के एफ नेम में असाइन हो जाएगा। अब मुझे एफ नेम जो है उसको एक्सेस करना है नेम में। तो अब करना यह है कि मैंने नेम जो वेरिएबल है वो ऐसे ही लिखा था। अब मैं क्या करता हूं, मुझे एफ नेम एक्सेस करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, हमारे डेवलपर ने लिख दिया एफ नेम। तो हो गया एफ नेम में रोहित आया, नेम के अंदर यहाँ पे रोहित आ गया। तो अब मैंने जब यहाँ पे एक्सेस किया है मेरे नेम वेरिएबल को तो हमारा आउटपुट रोहित हो जाना चाहिए। डेवलपर ने यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया तो एरर आ गई कि एफ नेम आप एक्सेस नहीं कर सकते। डेवलपर ने एक्मा स्टैंडर्ड्स को बोला कि भाई मुझे एरर आ रही है, मेरा एफ नेम जो वेरिएबल है वो एक्सेस ही नहीं करने देता है। तो एक्मा स्टैंडर्ड ने बोला है जब आप क्लास में काम कर रहे हो और आपको वेरिएबल्स एक्सेस करने हैं तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, जो कि हमने जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी किया था। अगर आपको वेरिएबल या मेथड्स विद इन ऑब्जेक्ट्स अगर आपको एक्सेस करनी है, क्लास में से एक्सेस करनी है, आपको दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे दिस डॉट एम नेम से भी अभी भी अनडिफाइन आ रहा है। तो बोले रेफरेंस आपने देने को बोला, मैंने यहाँ पे इस तरह से दिया। बोले ऐसे नहीं करना है, करना ये है कि अब यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे आपको लिखना है दिस डॉट नेम इज इक्वल टू एफ नेम, इस तरह से। ये हो गया आपका काम यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे रोहित अब मिल जाएगा। देखिए रोहित हमारा मिल गया। होता ये है कि जब भी आपको क्लास में अगर आप काम कर रहे हो, देखिए जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उसको दिस कीवर्ड के बारे में उनको नहीं पता चल रहा है, तो दिस कीवर्ड के ऊपर मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में एक वीडियो बनाया है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। देखिए जब भी आप क्लास में काम कर रहे हो आपको वेरिएबल्स विद इन क्लास में ही यूज करने हैं। जैसे कि मान लो कि दिस डॉट नेम है, मुझे इस फंक्शन में यूज करना है, तो मैं कैसे करूंगा, a प्लस बी और उसके बाद दिस डॉट एफ नेम। तो यहाँ पे आप देखिए रिफ्रेश करेंगे तो 70 और फिर रोहित आ जाएगा हमारा कंसोल में। तो कैसे आया, दिस डॉट एफ नेम अब मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, इस क्लास के अंदर खाली ध्यान रहे, इस क्लास के अंदर, क्योंकि दिस कीवर्ड का इस्तेमाल किया है हमने। अब हम डायरेक्टली नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल का, क्योंकि वो अब रेफरेंस करेगा। रेफरेंस मतलब एक बाउंड्री बनाई कि ये क्लास है, उसके अंदर मुझे अब नेम वाला वेरिएबल मैं किसी भी मेथड में किसी भी जगह पे यहाँ पे अब इस्तेमाल कर सकता हूँ।
समझ गए? तो ये काम है आपका यहाँ पे दिस कीवर्ड का, जो कि बहुत काम में आता है। अब मैं दूसरा कोई फंक्शन लूं, जैसे कि मैं ले लूं यहाँ पे गेट फुल नेम, मुझे चाहिए गेट फुल नेम, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो गेट फुल नेम मुझे चाहिए, तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फुल नेम चाहिए तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे रिटर्न। अब मैं मान लो कि यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट एफ नेम, और फिर मैंने यहाँ पे स्पेस किया और दिस डॉट एल नेम। ठीक है, लास्ट नेम और हम लोग फर्स्ट नेम जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भाई लास्ट नेम एल नेम हमारा कहाँ से आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में हम लोग डिफाइन करेंगे एल नेम करके। ये डिफाइन कर दिया। अब जहां पे भी हमारा क्लास कॉल हुआ है वहां पे हम लोग यहाँ पे कुछ भी पास करवा दीजिए कि रोहित व्यास मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं मेरा नाम रोहित है वहां पे मिहिल कर देता हूँ, मिहिल व्यास। तो मिहिल यहाँ पे मिलेगा, व्यास यहाँ पे मिलेगा। अब मुझे लास्ट नेम भी चाहिए तो मैं एक और वेरिएबल कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर दूं एल नेम करके, दिस डॉट एल नेम इज इक्वल टू एल नेम, यहाँ पे भी हम लोग डाल सकते हैं। तो हो गया हमारा एल नेम, और यहाँ पे हमारा एल नेम भी मिल गया। अब मैं ये गेट फुल नेम जो है वो मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या आउटपुट आता है, अनडिफाइन आया और व्यास आया। अनडिफाइन आ रहा है मतलब दिस डॉट एफ नेम, ओके हमने एफ नेम नहीं लिखा, यहाँ पे एफ नेम लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे गए, कॉपी पेस्ट किया, मिहिल व्यास, हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहना है, आपको कंफ्यूज नहीं रहना है कि एफ नेम है वही दिस डॉट एफ नेम है और ये एफ नेम क्या है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए नॉर्मल आप कोई पैरामीटराइज फंक्शन बनाते हो तो वो कैसे काम करता है, जैसे कि नॉर्मल यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, आपको सिर्फ दिखाने के लिए बनाता हूँ कि ये फंक्शन है मेरा, टेस्ट करके कोई फंक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया। जैसे कि यहाँ पे फंक्शन मैंने बनाया। अब मान लो कि ये फंक्शन मेरा a प्लस बी सम यहाँ पे रिटर्न करता है, ध्यान रहे ये मैंने कर दिया। अब इस फंक्शन में मैं जो भी वैल्यू डालूं उस हिसाब से मेरा वहां पे फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, 10 प्लस 20 यहाँ पे डालूंगा और मैं यहाँ पे a और b पैरामीटर में पास करूंगा। तो ये 10 20 यहाँ पे मिलेंगे और उसका सम मुझे मिल जाएगा। ये सेम फंक्शन वाली चीज अब हमारे क्लास में चलेगी। जब आप क्लास में पैरामीटर पास करते हो वो सीधा कंस्ट्रक्टर को हिट करेगा। आपने जो भी पैरामीटर्स डाले हैं वो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में मिलेंगे और कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल्स आपके क्लास के अंदर डिफाइन किए हुए वेरिएबल्स को असाइन हो जाएंगे। ये जो एफ नेम एल नेम है वो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर के वेरिएबल है, और दिस डॉट एफ नेम या एल नेम लिखे है वो क्लास के अंदर आप जो वेरिएबल डिफाइन करते हो वो है, ताकि वो कहीं पे भी एक्सेस हो। अब इस केस में अगर अगर मैं ये कर दूं, देखिए ये नाम बदल देता हूँ, अगर मैं पूरा फर्स्ट नेम इस तरह से लिखता हूँ और यहाँ पे भी मैं लास्ट नेम लिख देता हूँ, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। वापस जाके मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए नाम मिहिल व्यास मेरा वैसा का वैसा ही आएगा। तो ये वेरिएबल आपके क्लास के हैं और ये जो वेरिएबल दो एफ नेम एल नेम है वो आपके कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर है। ओके, आपको ये बोलेगा कि मान लो कि यहाँ पे मैं दोबारा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, जो कि हमने नीचे किया है, दोबारा ऑलरेडी ऑब्जेक्ट किया है। अब उसमें मुझे कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना है या फिर दूसरा कोई पैरामीटर पास करना है। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि मान लो पहला केस ले लेते हैं कि कोई पैरामीटर पास नहीं किया हमने। तो अगर मैं कोई भी पैरामीटर पास नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं जाके रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए मिहिल व्यास एज इट इज आ रहा है हमारा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो हमें डालना पड़ेगा। तो रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दोनों में अनडिफाइन अनडिफाइन आ गया। पहले वाला मैंने कॉपी किया था तो उसकी वजह से मिहिल व्यास दिख रहा था। अब नया ऑब्जेक्ट है, मैंने उसमें से गेट फुल नेम किया तो दोनों में अनडिफाइन आ गया। तो अब मान लीजिए कि कहीं पे ऐसा है कि मुझे पैरामीटर नहीं डालने हैं, मुझे कोई वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तो हमने फंक्शन में देखा था कि किस तरह से डिफॉल्ट पैरामीटर सेट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही कंस्ट्रक्टर में भी आप करो, एफ नेम इज इक्वल टू मैं ब्लैंक कर देता हूँ और एल नेम इज इक्वल टू ब्लैंक कर देता हूँ। दोनों में ब्लैंक कर दिया। अब रिफ्रेश करेंगे, देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, वो ब्लैंक हो गए। तो आपको अगर कोई पास नहीं है पैरामीटर करना, कोई पास नहीं हो रहा है पैरामीटर, तो आप डिफॉल्ट पैरामीटर पास कर दो या फिर डिफॉल्ट में कुछ नाम डाल दो कि जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दूंगा टेस्ट और यहाँ पे डाल दूंगा डेमो। अगर कुछ भी नहीं है तो मेरा टेस्ट डेमो तो आना ही चाहिए। तो इस जो नए वाले ऑब्जेक्ट है उसमें टेस्ट डेमो आएगा
पहले वाला था उसमें मिहिर व्यास मेरा जो नाम है वो आएगा। तो आप डिफॉल्ट पैरामीटर्स डाल सकते हो, पैरामीटर को सेट करवा सकते हो, इस तरह से आपका कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास में चलेगा। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टर की। तो पहले तो बता दो डिस्ट्रक्टर आप कुछ इस तरह से लिखोगे यहाँ पे, लेकिन एक्मा स्क्रिप्ट जो है वो डिस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे नहीं एलो करती है। क्योंकि होता ये है, डिस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि पहले जब आप कंस्ट्रक्टर बना देते हो तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो मेमोरी में अपनी जगह रोक लेता है। जब भी एक कंस्ट्रक्टर लोड होगा वो मेमोरी में स्पेस को एलोकेट कर देगा। डिस्ट्रक्टर क्या करता है, जब भी आपका डिस्ट्रक्टर बनेगा और जब आप ऑब्जेक्ट कॉल करवाओगे और आपका जो कोड है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो मेमोरी में से वो जो स्पेस हुई थी वो डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। डिस्ट्रक्टर मतलब जो भी आपका प्रोग्रामिंग जो कोड एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है उसके बाद उसको क्लोज कर देगा। डिस्ट्रक्टर का काम ही वही है। लेकिन एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर ये जो चीज है वो नहीं चल रही है, क्योंकि एक्मा स्क्रिप्ट जो है वो ऑलरेडी मेमोरीज के अंदर उसी तरह से चल रही है। बाकी अगर आप C++ में या ऐसे कोई लैंग्वेजेस में जाओगे वहां पे आप डिस्ट्रक्टर बना सकते हो, लेकिन हमें एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर वो चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए डिस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ पे यूज में नहीं आता है, सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट होता है और अंदर से हम लोग वेरिएबल दिस कीवर्ड से रेफरेंस देके हम लोग कैसे क्लास में एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और कैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू पैरामीटर पास करवा सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर क्या है ये भी आपको थोड़ा क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरी चैनल को। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, नई चैनल है, चाहता हूँ कि अच्छे से नॉलेज शेयर करूँ। तो आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हो कमेंट्स में, कुछ अच्छा नहीं लगा हो या कुछ और मुझे में सुधार करने की ज़रूरत है तो मैं उस पर भी फोकस करूँगा। सो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।